हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल अरोड़ा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डूंगर कॉलेज बीकानेर से। आज इस वीडियो में हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के दो मेथड्स, जिन्हें हम एक्स सीटू कंजर्वेशन और इन सीटू कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसे हिंदी में बाह्य स्थानीय संरक्षण भी कहा जाता है। एक्स सीटू कंजर्वेशन लिटरली मीन्स ऑफ साइट कंजर्वेशन। जैसा कि नाम से क्लियर है, नाम से ही हमें स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार के संरक्षण में जातियों को उनके हैबिटेट, उनके आवास से हटा करके किसी दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाता है। It is the process of protecting an endangered species, variety or breed of plant or animal outside its natural habitat. उनके प्राकृतिक आवासों से हटा करके संकटग्रस्त पादप और जंतुओं की जातियों को रखा जाता है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है। For example, by removing part of the population from a threatened habitat and placing it in a new location, which may be a wild area or within the care of humans, and this may include alteration of living environments, reproductive patterns, access to resources, and protection from predation and mortality. जब आवास ही किसी स्थान पर संकटग्रस्त हो जाते हैं, जब आवास रहने लायक नहीं रहते, वहाँ पर जातियाँ, चाहे वो पादप हों चाहे जंतु हों, वो संकटग्रस्त हो जाती हैं, तो उन स्थानों से उन जातियों को हटा करके किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देते हैं, जहाँ पर उनके जीवित रहने की व्यवस्था की जाती है, जहाँ पर उनके लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर, उनके जीवन के पर्यावरण के अंदर कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, उनके रिप्रोडक्शन को आसान बनाया जाता है, उनके लिए भोजन इत्यादि उपलब्ध करवाया जाता है और उन्हें शिकार से सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा असमय मृत्यु से भी उन्हें बचाया जाता है। इन स्थानों पर ऐसी संकटग्रस्त जातियों को स्थानांतरित करने को बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। एक्स सीटू मैनेजमेंट कैन अकर विदिन or outside a species natural geographic range. Individuals maintain ex situ exist outside an ecological niche. एक्स सीटू एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि जब हम एक्स सीटू कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो जो जाति है उसको उसके जो नेचुरल जियोग्राफिक रेंज है, जो उसके प्राकृतिक आवास हैं, उससे दूर भी ले जा करके उसे संरक्षित किया जाता है, जहाँ पर वो अपने आप को अपने जो उनके पारिस्थितिकी छोटे छोटे आवास बने होते हैं, उनसे दूर स्वयं को स्थापित करते हैं। This means that they are not under the same selection pressure as wild populations and they may undergo artificial selection if maintained ex situ for multiple generation. तो इसमें क्या होता है कि जाति जब एक आवास से दूसरे आवास में स्थानांतरित की जाती है, तो वो वहाँ रहने वाली जो दूसरी वाइल्ड पॉपुलेशन है, दूसरी वन्य समिष्टियाँ हैं, उनसे जो उनके ऊपर सिलेक्शन का प्रेशर होता है वो दूर हो जाता है। लेकिन जब हम उन्हें किन्हीं बाह्य आवासों पर स्थानांतरित करते हैं, तो वहाँ उपस्थित अन्य प्रजातियों से उनमें ऐसा सिलेक्शन प्रेशर जो है वो देखा जा सकता है। ऐसे जो बाह्य संरक्षित क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर एक से ज़्यादा संकटग्रस्त जातियों को रखा जाता है। तो ऐसे वहाँ पर जातियाँ ऐसे संरक्षण में एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन को बनाए रखती हैं। Botanical garden, zoos and aquariums. Botanical gardens, zoos are the most conventional method of the ex situ conservation. बाह्य स्थानीय संरक्षण का सबसे सरल तरीका होता है कि हम वहाँ पर वनस्पति उद्यान बनाएं, हम वहाँ पर जू बनाएं, हम ऐसे स्थानों पर उन प्रजातियों को रखें जहाँ पर उन्हें सभी तरह के आवासीय सुविधाएं, भोजन इत्यादि
मनुष्य द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। These facilities provide not only housing and care for the specimen of endangered species but also have an educational value। ऐसे जो स्थान होते हैं वहाँ पर संकटग्रस्त जातियों को न केवल आवास मिलता है बल्कि यह स्थान शिक्षा की दृष्टि से भी महत्व रखते हैं। They inform the public of the threatened status of the endangered species and those factors which cause the threat, with the hope of creating public interest in stopping and reserving those factors which jeopardize a species survival in the first place। ऐसे जो स्थान होते हैं वो आम जनता के अंदर एक अवेयरनेस, एक जागरूकता लाते हैं कि जातियां किस प्रकार से संकटग्रस्त होती हैं और हो सकता है कि वहाँ पर इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वो उनके नेचुरल हैबिटेट को नष्ट करना बंद कर दें, अर्थात उनके जो प्राकृतिक आवास हैं उनमें मनुष्य के द्वारा जो छेड़छाड़ की जाती है उसमें कमी आ जाए या वो रुक जाए। Globally, there is an estimated total of 2,107 aquaria and zoos in 125 countries। 125 देशों में लगभग 2,107 एक्वेरिया और जूज हैं। Similarly, there are approximately 2,000 botanical gardens in 148 countries। 2,000 के करीब वनस्पतिक उद्यान 148 देशों में फैले हैं जो 80,000 पादप टैक्सा को संरक्षित करते हैं। टेक्निक्स फॉर प्लांट्स, इसके अलावा भी हम एक्स सिटू कंजर्वेशन में दूसरी विधियों के द्वारा भी पादप और जंतु जातियों को संरक्षित कर देते हैं, जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन है। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो संरक्षण जो होता है, इनमें किसी भी पादप या जंतु के बीजों को, उनके पराग कणों को, उनके उत्तकों को या उनके भ्रूण एम्ब्रियोज को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है और ऐसा करके हम उस जाति के इन संरक्षित किए गए भागों को लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं और यह एक एक्स सिटू कंजर्वेशन का बहुत अच्छा जो मेथड है, एक बहुत अच्छा तरीका है। क्रायो प्रिजर्वेशन इज आल्सो यूज्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लाइफ स्टॉक जेनेटिक थ्रू क्रायो कंजर्वेशन ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। इसके अलावा पादपों के अलावा हम जो हमारे पशु हैं उनके जो जेनेटिकल भाग हैं, उनके जो हम कह सकते हैं कि उनके उत्तकों इत्यादि, उनके एम्ब्रियो इत्यादि को भी हम संरक्षित किया जा सकता है। उनके अंडों को भी हम इस विधि के द्वारा संरक्षित कर सकते हैं, जिसे क्रायो कंजर्वेशन भी कहा जाता है। सीड बैंकिंग, द स्टोरेज ऑफ सीड इन ए टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। इस विधि में बीजों को ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां पर तापमान और आर्द्रता की स्थितियां नियंत्रित होती हैं। द टेक्निक इज यूज फॉर टेक्सा विद ऑर्थोडॉक्स सीड दैट टॉलरेट डेसिकेशन। यह ऐसे बीजों के लिए भी प्रयुक्त की जाती है जो जल्दी सूख जाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से जल्दी सूख जाते हैं, उन बीजों को भी ऐसे स्थानों पर संरक्षित किया जाता है। सीड बैंक फैसिलिटीज वेरी फ्रॉम सील्ड बॉक्सेस टू क्लाइमेट कंट्रोल्ड वॉक इन फ्रीजर्स और वॉलेट्स। यह जो हम कह सकते हैं सीड बैंकिंग के स्थान होते हैं वो बड़े बड़े फ्रीजर्स हो सकते हैं जहां पर जलवायु या क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं वो कंट्रोल्ड होती हैं। इन्हें सील्ड बॉक्सेस के अंदर भी, इन्हें बंद डिब्बों के अंदर भी रखा जा सकता है जहां तापमान और आर्द्रता की स्थितियां नियंत्रित होती हैं। फील्ड जीन बैंकिंग, नाम से क्लियर है कि हम इन्हें क्षेत्र के अंदर ही संरक्षित करते हैं। एन एक्सटेंसिव ओपन एयर प्लांटिंग यूज्ड मेंटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री स्पीसीज। किसी भी जंगल में उगने वाली जाति या हम किसी वन्य प्रजाति को अगर संरक्षित करना चाहते हैं या हम किसी फसल को संरक्षित करना चाहते हैं तो उन्हें खुले स्थानों पर उगाया जाता है। Typically, species that are either difficult or impossible to conserve in seed banks are conserved in field gene banking। स्थित ऐसी जातियां जिनके बीजों को सीड बैंकिंग के द्वारा संरक्षित करना थोड़ा कठिन होता है, उन्हें फील्ड जीन बैंकिंग के द्वारा संरक्षित किया जाता है और इन फील्ड जीन बैंक्स का उपयोग जो है वो जातियों की
दूसरे जो एक्स सिटू कंजर्वेशन से जो जातियाँ होती हैं उनके पादपों को उगाने के लिए उनके पादपों की जो सिलेक्टेड प्रोजेनी होती है, उनके पादपों की जो अगली पीढ़ियाँ होती हैं उनको भी संरक्षित किया जा सकता है। कल्टीवेशन कलेक्शन प्लांट्स अंडर हॉर्टिकल्चर केयर इन ए कंस्ट्रक्टेड लैंडस्केप टिपिकली ए बोटेनिक गार्डन और आर्बोरेटा। कल्टीवेशन कलेक्शन हम उसको कहते हैं जहाँ पादपों को हॉर्टिकल्चर केयर में रखा जाता है, या मुख्यतः हम वृक्षों के लिए करते हैं। हम फलदार वृक्षों के लिए ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जहाँ कृत्रिम रूप से ऐसे स्थान बनाए जाते हैं जो बोटेनिकल गार्डन्स के समान होते हैं, जो एक छोटे से जंगल के रूप में हम कह सकते हैं कि वहाँ पर उपस्थित होते हैं। यह फील्ड जो जीन बैंक है उसके समान ही एक विधि है जहाँ पर अनुकूल वातावरण प्रदान करके हम प्रजातियों की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है हम उनकी उसको क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। These collections are susceptible to hybridization, artificial selection, genetical drift and disease transmission। यहाँ पर प्राय ऐसे जातियों को रखा जाता है जो हाइब्रिडाइजेशन, जो संकरण, जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो डिजीज ट्रांसमिशन के प्रति संवेदनशील होती हैं, जिनमें बीमारियां जल्दी हो जाती हैं, जिनमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन की थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, उन जातियों को यहाँ पर रखा जाता है। स्पीसीज दैट कैन नॉट बी कंजर्व्ड बाई अदर एक्स सिटू टेक्निक्स आर ऑफन इंक्लूडेड इन कल्टिवेटेड कलेक्शन। जिन प्रजातियों को एक्स सिटू कंजर्वेशन की अन्य विधियों द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता, उन्हें कल्टिवेटेड कंजर्वेशन के द्वारा, उन्हें कल्टिवेटेड मेथड्स के द्वारा हम संरक्षित कर सकते हैं। टेक्निक्स फॉर एनिमल्स एंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज एंड ब्रीड्स आर प्रिजर्व्ड यूजिंग सिमिलर टेक्निक। जो संकटग्रस्त जंतु जातियां हैं उनको भी इसी प्रकार की विधियों के द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। उन्हें जीन बैंक में रखा जा सकता है, उन्हें क्रायोजेनिक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं जहां पर उनके स्पर्म्स जो हैं या एग्स हैं या एम्ब्रियोज हैं उनको हम रख सकते हैं। उदाहरण के लिए जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ सैन डिएगो में एक फ्रोजन जू बनाया गया है जहां पर क्रायो प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स के द्वारा लगभग 355 जातियों जो मैमल्स, रेप्टाइल और बर्ड्स से संबंधित हैं उनको संरक्षित किया गया है। A potential technique for aiding in reproduction of endangered species is interspecific pregnancy, implanting embryos of endangered species into the womb of a female of a related species carrying it to term। जो इसके अलावा हम कर सकते हैं कि जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनके जो भ्रूण होते हैं उनको नज़दीक से जो रिलेटेड प्रजातियां होती हैं उनके गर्भ में रख करके भी संरक्षित किया जाता है, और ऐसा स्पेनिक्स आइबेक्स के लिए करके देखा जा चुका है जो सफल हुआ है। अब हम बात करते हैं इन सिटू कंजर्वेशन, जिसे हिंदी में स्वस्थानीय संरक्षण भी कहा जाता है। इन सिटू कंजर्वेशन is the on-site conservation or the conservation of genetic resources in natural population of plant or animal species such as forest, genic resources in natural propagation of tagan species। in situ conservation हम प्राय प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में ही संरक्षित करके करते हैं, उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट से, उनके प्राकृतिक आवासों से दूर नहीं ले जाया जाता। This process protects the inhabitants and ensure the sustainability of the environment and ecosystem। इस प्रकार के संरक्षण में वहाँ रहने वाली सभी प्रजातियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वहाँ पर अपनाया जाता है, जिससे पर्यावरण और पारितंत्र की सुरक्षा होती है। About 4% of the total geographical area of the country is used for in situ conservation। देश की लगभग 4% भौगोलिक क्षेत्र को एक इस प्रकार के इन सिटू कंजर्वेशन के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, इस प्रकार के स्वस्थानीय संरक्षण के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। इन सिटू कंजर्वेशन के जो विभिन्न तरीके हैं, जो मेथड्स हैं, वो निम्नलिखित हैं।
जैसे इन सिटू कंजर्वेशन में हम बायोस्फीयर रिजर्व बना सकते हैं, नेशनल पार्क्स बना सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के रूप में हम उनको चुन सकते हैं। हमारे देश में लगभग 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 104 नेशनल पार्क्स हैं, 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भारत में पाए जाते हैं। सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व्स कवर वेरी लार्ज एरिया, ये बहुत बड़े क्षेत्र में संरक्षण प्रदान किया जाता है, जो लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा का क्षेत्र होता है और एक स्पीसीज को लंबे समय तक यहाँ पर संरक्षित किया जा सकता है। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उनमें मुख्य है जैसे उत्तराखंड में नैना देवी, मेघालय में नाकरेक और आसाम में मानस और वेस्ट बंगाल में सुंदरवन। National Park. A national park is an area dedicated for the conservation of wildlife along with its environment. नेशनल पार्क वो स्थान होते हैं जहाँ पर वन्य जीवन को उनके वातावरण में, उनके पर्यावरण में सुरक्षा प्रदान की जाती है और ये वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर उपस्थित सभी प्रकार के जो क्षेत्र हैं उस एरिया के अंदर, चाहे वो प्राकृतिक क्षेत्र हों, चाहे वो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक क्षेत्र हों, उनको भी संरक्षित किया जाता है। यह अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र होते हैं जिनका एरिया लगभग 100 से 500 स्क्वायर किलोमीटर होता है। विद इन बायोस्फीयर रिजर्व, एक बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क उपस्थित हो सकते हैं और भारत में इस समय लगभग 104 नेशनल पार्क हैं, जिनमें मुख्य हैं आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क, गुजरात का गिर नेशनल पार्क, कर्नाटका का बांदीपुर नेशनल पार्क और इसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, रणथंभौर जो अपने राजस्थान में उपस्थित है, वो विभिन्न वन्य जीवन को संरक्षित करने का कार्य करते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क टाइगर के लिए, टाइगर के बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. A wildlife sanctuary is an area which is reserved for the conservation of animals only. वन्य जीवन जो सेंचुरीज होती हैं, संरक्षण क्षेत्र जो होते हैं, वो ऐसे संरक्षण क्षेत्र होते हैं जहां पर केवल जंतुओं को संरक्षित किया जाता है। इस समय भारत में लगभग 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जिनमें मुख्य है हजारीबाग सेंचुरी है, घाना बर्ड सेंचुरी है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है, अबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल सरोवर बर्ड सेंचुरी है। इस प्रकार से बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भारत में बनाई गई हैं जो विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों को, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स को संरक्षित करती हैं। अपने यहाँ नज़दीक ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो ब्लैक बग, जो कृष्ण मृगों के संरक्षण के लिए बनाई गई है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ऐसे इनको हम बायोडाइवर्सिटी को हॉटस्पॉट को तप्त स्थल भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन इंटरनेशनल, टू क्वालिफाई एज ए हॉटस्पॉट ए रीजन मस्ट बी मीट 2 स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज। अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के नियमों के हिसाब से उन स्थानों को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है जो ये 2 क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक्स। उस स्थान पर लगभग 1500 पादप प्रजातियां जो उस स्थान की एंडेमिक्स होती हैं वो उपस्थित होनी चाहिए। इट हैज़ टू हैव लॉस्ट ऑफ एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, जो जिसके वास्तविक आवास में लगभग 70% नष्ट हो चुका हो, ऐसे स्थानों को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के नाम से जाना जाता है। भारत में द हिमालयाज, द वेस्टर्न घाट्स, द नॉर्थ ईस्ट, द निकोबार आइलैंड, जिन्हें हम हॉटस्पॉट्स या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के नाम से जानते हैं। जीन सेंचुरी, ए जीन सेंचुरी इज एन एरिया वेयर प्लांट्स आर कंजर्व्ड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जंतुओं को संरक्षित किया जाता है और जीन सेंचुरीज के अंदर हम पादपों को संरक्षित करते हैं और ऐसी जीन सेंचुरीज को बायोस्फीयर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स के अंदर भी बनाया जा सकता है। और भारत में जो पहली जीन सेंचुरी जो स्थापित की गई है वो है गारो हिल्स ऑफ मेघालय
फॉर वाइल्ड लाइफ रिलेटिव्स ऑफ द सिट्रस। जो सिट्रस प्रजाति के पादप होते हैं उनके जो वन्य मिलते जुलते पादप हैं उनको संरक्षित करने के लिए गारो हिल्स को जीन सेंचुरी के रूप में विकसित किया गया है। और ऐसी प्रजातियों को जो जैसे बनाना है, शुगर केन है, राइस है, मैंगो है, उनको भी संरक्षित करने के लिए जीन सेंचुरीज जो हैं वो विकसित की जा रही हैं। कम्युनिटी रिजर्व, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज introduced in the Wildlife Protection Amendment Act 2002 to provide legal support to community or privately owned reserves which cannot be designated as a national park or wildlife sanctuaries. हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वन्य जीवन संरक्षण का जो एक्ट है, अधिनियम है, उसमें 2002 में एक संशोधन किया गया था जिसके अनुसार हम एक समुदाय के स्तर पर हम एक ऐसे रिजर्व संरक्षित क्षेत्रों को विकसित कर सकते हैं जहां पर हम वहां की वन्य प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करते हैं, लेकिन इन्हें नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं कहा जा सकता। सेक्रेड ग्रुप्स, ये पवित्र स्थल होते हैं। दे आर ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट सेट असाइड वेयर ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन द वेनरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन। ये ऐसे स्थान होते हैं, ऐसे पवित्र स्थल होते हैं जो किसी मंदिरों के आसपास विकसित हो जाते हैं, या जंगलों में किसी क्षेत्र विशेष को ऐसा बना दिया जाता है जहां उपस्थित पादपों को और वन्य जीवों को पूरा संरक्षण प्रदान किया जाता है। बेनिफिट्स, अब इस प्रकार के इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन का लाभ क्या है? वन बेनिफिट ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन इज दैट इट मेंटेन्स रिकवरिंग पॉपुलेशन इन द एनवायरनमेंट वेयर दे हैव डेवलप्ड देयर डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज। इन सिटू कंजर्वेशन का सबसे बड़ा महत्व ये है कि प्रजातियां अपने प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित होती हैं, जहां पर वो अपनी स्वयं की जो गुण हैं उनको, जो अडेप्टेशन है, अनुकूलन है उनको बनाए रखती हैं। अनदर बेनिफिट इज दैट दिस स्ट्रेटजी हेल्प्स ensure the ongoing process of evolution and adaptation within their environments। इस प्रकार के संरक्षण में पादप प्रजातियों में इवोल्यूशन या उद विकास की संभावनाएं बनी रहती हैं और ऐसी प्रजातियां स्वयं को अनुकूलित करने का स्वयं भी प्रयास करती हैं जहां पर आवासों के नष्ट होने की संभावना होती है। As a last resort, ex situ conservation may be used on some or all of the population। ex situ conservation को सभी प्रकार की समष्टियों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जब जिनके लिए in situ conservation difficult होता है। The species gets adjusted to the natural disasters like drought, floods, forest fires and this method is very cheap and convenient। ex situ conservation का जो सबसे बड़ा जो लाभ होता है वो ये होता है कि वो प्राकृतिक आपदाओं से दूर होते हैं जहां उन्हें संरक्षित किया जा सकता है, जैसे बाढ़ का आ जाना, जंगलों में आग का लग जाना, सूखे का पड़ना, उनसे ये सब संरक्षित रहते हैं और यह एक सबसे सस्ता और सुविधाजनक जो है वो तरीका होता है। थैंक यू सो मच।